जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटेगा तो यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लूकोज लेकर के क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब 20 फॉस्फेट आया था, 20 फॉस्फेट आया था तो उसमें से एक एटीपी और टूटेगा तो उसमें से 20 फॉस्फेट मतलब डबल फॉस्फेट जुड़ जाएगा फिर। क्लियर? और ध्यान देना, जब भी 20 फॉस्फेट से फॉस्फेट बनाओगे, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर के जाओगे तो एक को रिमूव किया वहां पे, तब के केस में जो रिमूव हुआ रहेगा फॉस्फेट वो तुम्हारा एडीपी में जुड़ करके एटीपी बनाएगा। ग्लूकोज इसको बोलते हैं हेक्सो शुगर। हेक्सो शुगर जो रहेगा इसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा है। एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के केस में सबस्ट्रेट के साथ में काइनेज जुड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज नया प्रोडक्ट बनकर के आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तुम्हारा एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एटीपी को वहां से जोड़ा हुआ था। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उसको पकड़ेगा एनएडी, एनएडी बनाएगा NADH। NADH जब बनाता है तो इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज होता है तो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्योंकि इस प्रोडक्ट में NADH बना हुआ है तो ये तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन है, और क्योंकि NADH वाले फॉस्फोराइलेशन हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, चलो कंटिन्यू किया जाए कल की क्लास को। तो कल वाले क्लास में जो है ये मैंने तुमको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पूरा बताया था, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारे कौन कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं कल हम लोगों ने ये देखा था। अब भाई उन सब्सटेंसेस को फॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे क्या बोलना चाहिए एंजाइम्स भी यूज होने वाले रहेंगे। जैसे कोएंजाइम्स हम लोगों ने पहले में ही लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने तुमको सारे कोएंजाइम्स बता दिए थे जिनका यूज हम लोग को इस वाले चैप्टर में करना है। तो जाहिर सी बात है वो जो कोएंजाइम्स रहेंगे ये तुम्हारे या तो इनका या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, या तो इनके साथ में तुम्हारा या तो इनका फॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा, या ये टूट रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा होगा। मतलब कि ये पूरे रिएक्शन को क्या बोलना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो तुमको कल लिखवाया था आज मैं उसी को एक एक स्टेप्स के डिटेल में बताते हुए चलूंगा। और मैंने तुमको कल वहां पे स्पेस भी छुड़वा दिया था भाई, तो अब जो डिटेल में यहाँ पे लिखूं एज इट इज उन सारे बीच बीच के स्टेप्स में भरते हुए चलना, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक, क्लियर। तो उसको फिर बीच बीच में फिलअप करते हुए चलो, बहुत ज्यादा उसमें नौटंकी करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। अलग अलग जगह पे लिखोगे तो बर्डन ही बढ़ेगा, बहुत मतलब फैल जाएगा वो। इससे बढ़िया जिस पेज में बनाए हुए हो सारे डिटेल वहीं पे होना चाहिए, भले ही कचरा लगे तो लगे। कचरा अगर लग भी जाएगा तो भी लगने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुद के हैंड राइटिंग में खुद के नोट्स बनाए हुए रहोगे तो तुमको कचरा नहीं लगेगा। समझ में आया? खुद का बना हुआ खाना कभी भी विश्वास नहीं लगता, खुद का बनाया हुआ खाना सभी को टेस्टी लगता है। इसीलिए हर एक इंसान को अपना ही राइटिंग समझ में आता है, दूसरे का समझ ही नहीं आता अगर ठीक ठाक से ना लिखा रहे तो। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो कंटिन्यू किया जाए। एक चीज और कल मैंने तुमको उसमें से एक पॉइंट लिखवाना भूल गया था, साइट, कि ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये होता क्या। तो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस लिख लेना, साइटोप्लाज्म। भाई ये क्लास 10 से पढ़े हुए हो, नहीं भी बताता तो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाता। हालांकि कुछ पैदल ऐसे रहते हैं जिनकी बुद्धि में ये भी नहीं आता, ठीक है। एक लाइन वहां पे चिपका लो, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर? 10th में तुमको बताया गया था भाई कि साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि टोटल 38 एटीपी का एनर्जी फॉर्म होता है, टोटल पूरे के पूरे क्या बोलना चाहिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस में जब तुमको फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो पूरे सीरीज में तुम्हारा 38 एटीपी का एनर्जी बनेगा, जिसमें से 2 एटीपी का एनर्जी कहां से आ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। क्लियर? क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो एक वो चीज लिख लेना कि साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होने वाला होगा, यहीं पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब एक चीज मैं तुमको यहां पे करवा दूं, ध्यान देना। बेसिकली जहां पे भी तुम्हारा फैक्ट तरीके से और रट्टा मार लेना भाई, यही नहीं आगे में और काम आएगा वो। फैक्ट टाइप से इसको नोट करके लिख लेना, पहले नोट करके लिखो, तो नोट करके ही लिखो, नोट करके लिखो, नोट। अब नोट में लिखेंगे क्या, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है या फिर एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, दोनों ही प्रोसेस में हम लोग काइनेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो लिखो टू ब्रेक डाउन और सिंथेसाइज। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे यहां पे, काइनेज, टू ब्रेक डाउन और सिंथेसाइज किस चीज को, एटीपी को। ठीक, नेमिंग, नेमिंग ट्रिक है भाई, ट्रिक है।
फैक्ट ना समझो, ट्रिक है। ये ट्रिक अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हारे मोस्टली जो एंजाइम्स रहेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। अरे बात समझ में, जहां जहां पे हम लोग एटीपी को तोड़ेंगे जोड़ेंगे, वहां पे तुम्हारा किस फॉर्मेट में उनके एंजाइम्स के नेम लिखने हैं, इसको तुमको एंजाइम्स का नाम अलग से रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? एक ही चीज दिमाग में बिठा लो, काइनेज। सिर्फ काइनेज नहीं होता ना, काइनेज उसका एक पार्ट है, सारे के सारे एंजाइम्स के पार्ट है। काइनेज सभी एंजाइम्स में रहेंगे, उन सारे एंजाइम्स में जहां पे या तो एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे या एटीपी को सिंथेसाइज कर रहे होंगे। अब समझो ध्यान से, अगर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, इस केस में जो तुम्हारा एंजाइम बनकर के आता है, इसको लिखो सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिखवाए हैं ना भाई पहले में, तो सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। बोलने का मतलब यही रिएक्टेंट्स है, तो इसी को बाजू में लिख लेना ब्रैकेट में, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट, अभी के लिए रिएक्टेंट लिखो, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट अभी लेकर, ठीक है? तो सबस्ट्रेट प्लस काइनेज, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है? जैसे मान करके चलो ग्लूकोज से हम लोग बना रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट बना रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाए, तो ग्लूकोज में हम लोगों ने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है, और जब भी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करोगे तब तुम्हारा एटीपी टूटेगा। तब क्या होगा? एटीपी टूटेगा। जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो एटीपी टूटेगा। एटीपी टूटेगा तो यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लूकोज लेकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब 20 फॉस्फेट आया था, 20 फॉस्फेट आया था, तो उसमें से एक एटीपी और टूटेगा, तो उसमें से 20 फॉस्फेट मतलब डबल फॉस्फेट जुड़ जाएगा फिर। क्लियर? और ध्यान देना, जब भी 20 फॉस्फेट से फॉस्फेट बनाओगे, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर के जाओगे, तो एक को रिमूव किया वहां पे, तब के केस में जो रिमूव हुआ रहेगा फॉस्फेट, वो तुम्हारा एडीपी में जुड़ करके एटीपी बनाएगा। आगे इतना समझ में? तो ध्यान देना, जब भी तुम्हारा क्या हो रहा होगा? फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म हो रहा होगा, तो वहां पे एटीपी टूटेगा, और जब भी तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप टूट रहा होगा, क्लियर? जैसे 20 फॉस्फेट को अगर फॉस्फेट में चेंज करोगे तो एक फॉस्फेट टूटा, और टूटने के केस में वहां पे तुम्हारा एडीपी से क्या बनाएगा? वहां पे एटीपी, मतलब वहां पे एटीपी सिंथेसाइज होता है। आ गया होगा ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में, ठीक है? और ध्यान देना, तो ये सबस्ट्रेट, यहां पे एटीपी क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं हेक्सोज शुगर। अभी सिर्फ सुनो, अभी लिखाऊंगा इसको डिटेल में। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? हेक्सोज शुगर। शुगर भी तुम्हारे पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ये ट्रायोज शुगर, ये सब होते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। भाई बायोमोलिक्यूल्स यहाँ आते आते तक बहुत ज्यादा एलिमेंट्स यूज हो जाते हैं। मेरे को अब पछतावा हो रहा है कि इस चैप्टर के पहले मैंने तुमको बायोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं करवाया। हाँ, मुझे पता है, मैं उसको रटवा देता तुम, जो चीज समझ में नहीं आता वो नहीं आता, बाकी मैं उसको रटवा देता, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन करवा दे रहा था। चलो नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो एलिमेंट कवर कर ही रहे हैं। यहाँ पे ना समझ में आए तो बोलना, क्लियर? बता देना भाई समझ में ना आया, उसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा फिर। और इस चैप्टर के बाद हम लोग एनी हाउ बायो का बायोमोलिक्यूल्स पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वहीं पे देखेंगे हेक्सोज शुगर किसको बोलते हैं, पेंटोज शुगर किसको बोलते हैं, ट्रायोज शुगर किसको बोलते हैं, ये सब वहीं पे आएंगे फिर, ठीक है? तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा ग्लूकोज से ग्लूकोज को जब हम लोग किसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? हेक्सोज शुगर बोलते हैं। क्लियर? तो इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट ग्लूकोज बोलो या फिर हेक्सोज शुगर बोलो, दोनों आ जाएंगे। तो ग्लूकोज के नाम पे इसका एंजाइम का नाम नहीं लेते, तो किसके नाम पे लेंगे? हेक्सोज के नाम पे। तो इसका जो एंजाइम आता है इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। काइनेज जुड़ गया, और यहां पे इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सबस्ट्रेट, ठीक है? क्लियर? अब दूसरा तरीका समझो, ये ना लिखो, अभी लिखवाऊंगा एक एक करके। दूसरा तरीका समझो, इफ सिंथेसाइज, इस केस में जो काइनेज रहता है, काइनेज के पहले में जो वर्ड जोड़ोगे वो प्रोडक्ट का वर्ड जोड़ोगे, जो फॉर्म हुआ रहेगा। क्लियर? जो फॉर्म हुआ रहेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट प्लस काइनेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चाहते हो कि तुमसे एंजाइम का नाम ज्यादा से ज्यादा ना रटा जाए, तब के केस में ये ट्रिक्स को दिमाग में बिठाओ। क्लियर? यहां पे मैंने तुमको 2-3 एलिमेंट्स ट्रिक्स में बता दिया। एटीपी टूटेगा तभी जाकर के फॉस्फेट ऐड होगा,
एटीपी अगर बन रहा होगा इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो भी मॉलिक्यूल रहेगा वहां से रिलीज हुआ रहेगा, सीधी सी बात, क्लियर। उसके बाद जब अगर एटीपी को फॉर्म ब्रेक डाउन करवाने रहोगे तब के केस में, ब्रेक डाउन करवाने के केस में यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है प्लस काइनेज, ठीक। और जब इसको सिंथेसाइज करोगे तो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट प्लस काइनेज, इतना को दिमाग में बिठाओ और जल्दी से कॉपी में छापो। फिर हम लोग चालू करेंगे भाई अपना ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, में भी आज के क्लास को खा जाए, ठीक है। 10-10 स्टेप्स हैं, हालांकि उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक टॉपिक तुमको और बताना है। फिर भाई पायरुवेट बनाना है, वहां से पायरुवेट को फिर क्या बोलना चाहिए तुम्हारा टीसीए साइकिल या फिर क्रेब साइकिल में भेजने से पहले उसका एक और सब्सटेंस बनाया जाएगा, चलो वहीं पे देखेंगे। इसको लिखो तो पहले, जल्दी लिखो। हाँ एक चीज और, जिसको इतने में समझ में नहीं आएगा अपने समझदारी के हिसाब से उसके और भी कंटेंट वहां पे जोड़ लो, ताकि बाद में जब इस टॉपिक को खोलो भाई तो तुमको दिमाग में आना चाहिए कि ब्रेकडाउन हुआ है तो नाम कैसे किया हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है तो नाम कैसे। अब इसको रटो तो सही फिलहाल, अभी नेमिंग का तरीका जब 2-3 नेमिंग अभी नीचे में करेंगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों ने नेमिंग किया कैसे है। क्लियर क्लियर, गुड, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अलग से ये प्रोसेस तुम लोग नहीं बनाओगे, जहां जहां पे एरो चिपकाए थे उन सारे एरोज में तुमको ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूं, पहले नंबर प्रोसेस ग्लूकोज से क्या बना हुआ है, यहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक बार रिपीट करवा दें क्या, चलो रिपीट करवा देते हैं। ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, फुल फॉर्म में नहीं लिखूंगा। यहाँ ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर। अब ये तुम्हारे 3-3 मॉलिक्यूल, 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। सबसे पहले में आ जाएगा यहाँ पे DHAP, फुल फॉर्म ना लिख रहा आज, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और इधर बन जाएगा तुम्हारा 3PGAL। यहां तक क्लियर। 3PGAL से ये क्या बनाएगा, 1,3-BPGA। 1,3-BPGA, 1,3-BPGA से ये क्या बनाएगा, देखो किसी किसी बुक में ये ए नहीं लेता, खाली बीपीजी लिख करके छोड़ देता है भाई, वो शॉर्ट लिखने का तरीका होता है। बीपीजीए भी लिख करके छोड़ देगा और सिर्फ कहीं कहीं पे बीपीजीए भी लिखा हुआ रहेगा, मीनिंग दोनों का सेम है। अब ध्यान देना, 1,3-BPGA से फिर ये क्या बना लेगा, 3BPGA। 3BPGA से क्या बना लेगा, 2BPGA। क्लियर। 2BPGA, 2BPGA से क्या बना लेगा, पेप। क्लियर। और पेप से ये बनाएगा पायरुवेट। ये है तुम्हारे सारे के सारे कंपोनेंट्स या फिर कंपाउंड्स। अब ध्यान दो, पहले नंबर स्टेप को छोड़ो, तीसरे नंबर स्टेप को छोड़ो और ये आखिरी स्टेप को छोड़ो, बाकी जितने एरो हैं सबको रिवर्स करो, सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां से ये रिवर्सिबल, सेकंड स्टेप रिवर्सिबल, थर्ड नहीं लेना है, थर्ड छोड़ देना है। मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएगा तो ये बैकवर्ड नहीं होने वाला, ये और रिवर्सिबल नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। फ्रक्टोज से जब ये दोनों को बनाने वाले रहेंगे फिर ये दोनों का भी यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों में भी, सब में चिपकाओ, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, आखिरी वाले को छोड़ना है। पीईपी से पायरुवेट जब बनेगा ये रिवर्सिबल नहीं होता, पहले वाले पार्ट रिवर्सिबल नहीं होता, और ये तुम्हारा तीसरा रिएक्शन भी रिवर्सिबल नहीं होता। एनसीईआरटी में सब नहीं बना हुआ रहता, इसलिए मेरे को इतना डिटेल बताना पड़ रहा है। लिखो, हर एक इंपॉर्टेंट, हर एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट, कुछ भी तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं होगा। पहला, तीसरा और 10th नंबर का प्रोसेस है, जब इसको एक काउंट कर लोगे। क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड ऐसे लिखो, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। लिखो नोट में, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट steps are irreversible। बाकी सारे स्टेप तुम्हारे रिवर्सिबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। देखो मैं एकदम बेसिक लेवल से और पूरे पैटर्न में तुमको याद करवा रहा हूं, रिवीजन नहीं करोगे
अपने ही माथे में सिर, मतलब कि अपने ही माथे में तुम्हारे लोहे फोड़ने बराबर हो जाएगा, नारियल वारियल थोड़ा लोहा फोड़ने बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं करवाते चलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन मेरे साथ करो और मेरे साथ साथ चलते चलो, तो तुम्हारा हर एक एलिमेंट याद हो जाएगा। भाई वो जो दूसरे क्लासेस है वहां पे जो पढ़ रहे हो वो अलग है, यहाँ पे मैं तुमको याद करवाने तक का काम करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके प्रोसेस, उसके बीच में होता क्या है, किसको क्या क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले नंबर स्टेप में हो रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ये टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर, हेक्सो, हेक्सो का मतलब 6 आ रहा है ना भाई, हेक्सा। ठीक है, हेक्सोस शुगर। अब ध्यान देना, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इसका मतलब इसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। इसका बोलने का मतलब यह है कि एक एटीपी टूटेगा और यहां से एक बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसने गेन किया हुआ है और क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां आने के लिए कोई ना कोई सा एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है, मैंने क्या बोला हुआ था, जब टूटेगा तो सबस्ट्रेट के हिसाब से, मतलब रिएक्टेंट के हिसाब से। अगर यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा होता तो यहाँ पे जो अभी हम लोग एंजाइम लिखने वाले हैं वो इसके बेसिस पे लिखते, इसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बेसिस पे। तो देखो ध्यान से, यहां से जो एंजाइम यूज होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं हेक्सो काइनेज। हेक्सो काइनेज। ठीक है, चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ। इतने एलिमेंट्स पहले वाले स्टेप के एरो में है, चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ फटाफट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक स्टेप, एक एक स्टेप्स में यहाँ पे लिखते हुए चलूंगा, उसको याद करते हुए चलोगे तब जाकर के ये साइकिल पूरा याद होगा, अदरवाइज रो डालोगे। बार बार बोल रहा हूं। हो गया, गुड। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होने के बाद अब यहां से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नीचे एक और एरो बनाओ। अब ये जो है ये तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ध्यान दो, यहाँ पे तो किसी भी टाइप का एटीपी तोड़ने का रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ आइसोमराइजेशन। ये आइसोमर्स बने हुए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो रहता है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स। अब आइसोमर्स थोड़ा मोड़ा आइडिया रहेगा, जिनका केमिकल, सॉरी, हाँ, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे नहीं, ये इसका प्रोसेस नहीं लिखे हुए। ठीक है, यहां से यहां इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है भाई, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका यहां से यहां क्या हुआ है, लिख लो, प्रोसेस भी लिख लो, फॉस्फोराइलेशन। क्लियर, ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन। ये आइसोमर्स बने हुए हैं। क्लियर, आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन जब यहां पे होगा तो इसके लिए यहां पे भी एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्लियर, यहां पे भी हम लोग को यहां पे एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं हेक्सो, हेक्सो आइसोमरेज। ये हेक्सो शुगर है ना, दोनों के दोनों, ग्लूकोज भी हेक्सो शुगर है, फ्रक्टोज भी हेक्सो शुगर है। तो और यहाँ पे अच्छा फॉस्फेट भी लिखेंगे भाई, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉस्फो हेक्सो काइनेज, सॉरी, आइसोमरेज। काइनेज तब भी लगाओगे जब एटीपी टूटेगा, जुड़ेगा। यहाँ पे एटीपी का कोई यूज नहीं हुआ है, एटीपी का यूज नहीं हुआ है तो फॉस्फो, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेक्सो क्योंकि दोनों के दोनों हेक्सो शुगर है, और साथ ही साथ में आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोमरेज। क्लियर, तो ये है वो एंजाइम सेकंड नंबर का, क्या आ जाएगा, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप आ गया, मैंने बोला था ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। यहां से क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर,
बिस फॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है, तो जाहिर सी बात है एटीपी यहाँ पे टूटा था तो दूसरा एटीपी कहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, एक एटीपी और टूटेगा, एडीपी ये बनाएगा और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, उसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये गेन करने वाला होगा और ये 16 बिस फॉस्फेट बनाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग को काइनेस का ही यूज करना है और सबस्ट्रेट के नाम के साथ, तो सबस्ट्रेट में क्या है, यहाँ पे फ्रक्टोफॉस्फेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टो। क्या लिखेंगे, फॉस्फोफ्रक्टो। फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो, हालांकि ये भी फ्रक्टोज ही है लेकिन नेमिंग इसके बेसिस पे कर रहे हैं। ये बिस फॉस्फेट है, यहाँ पे बिस फॉस्फो तो लिखे नहीं है या डाई फॉस्फो तो लिखे नहीं है, तो एक फॉस्फेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्लियर क्लियर। इसके बाद वाले को मैं यहीं पे चिपका दे रहा हूं, आगे को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फ्रक्टो 16 बिस, अच्छा नहीं आगे अब सबको उधर ही देखेंगे भाई, इतने को पहले लिखो, इतने को लिखो, जल्दी लिखो। 3 स्टेप्स यहां पे हम लोगों के हो गए कंप्लीट, डन, गुड। अब ध्यान देना, यहां तक का जो हम लोग का स्टेप आया हुआ है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है या ग्लाइकोलिसिस जो है, तुम्हारे 2 फेजेस में ये टूटा हुआ रहता है। एक तो यहाँ पे एनर्जी का यूज किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, या फिर इसी को बोला था एक्टिवेशन फेज, तो दोनों नाम चिपकाओ यहीं पे। ठीक है, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सारे मिलकर के एनर्जी प्रोवाइड करने वाले रहेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग फेज या फिर पे ऑफ फेज, उसको वहीं लिखेंगे, अभी इतने को तो लिखना है तुमको यहाँ पे। उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग फेज या फिर पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज मतलब पहले जितना लिया है अब उसको पे करेगा भाई, यहाँ से 2-2 एटीपी को तोड़ा है, अब उन 2-2 एटीपी का भरपाई करेगा, एक्चुअली में 4 एटीपी का भरपाई करेगा, 2 एक्स्ट्रा और देने वाला होगा। क्लियर क्लियर। चलो, तो इतना होने के बाद अब यहां से हम लोग आगे बढ़े। देखो, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, यहां से रिएक्शन होगा और यहां से तुम्हारे 2 कंपाउंड्स निकल करके आएंगे, एक आ जाएगा DHAP और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा 3PGAL। मैं पूरा नाम आज नहीं लिखूंगा, कल लिखवा दिए हैं, नेमिंग को सामने में रखो, मेरे को याद है मैं बोलते चलूंगा उसको, मुझे लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां से जब यहां ये आने वाला होगा, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां पे जो तुम्हारा एंजाइम यूज होगा, इसको एक याद रखना, एल्डोलेज। एल्डोलेज, यहां पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, एल्डोलेज। एल्डोलेज एल्डोलेज, रटो रटो, नाम को रटो, कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज। क्लियर। इसके बाद फिर जब यहां से यहां हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो भाई एक प्रोसेस है। क्लियर। तो यहां पे ध्यान देना, ये भी फॉस्फेट, ये भी फॉस्फेट कंटेन किया हुआ है, तो सबसे पहले तो फॉस्फो लिखो, फॉस्फो। फॉस्फो, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो यहां से यहां बने या फिर यहां से यहां बने, ये भी तुम्हारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। ठीक है, तब के केस में इसका नेमिंग क्या होगा, फॉस्फो। और दोनों ही टाइप्स का जो यहाँ पे कंपाउंड हमारा आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोज। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायोज। तो फॉस्फो ट्रायोज। क्लियर। और क्योंकि यहाँ पे आइसोमर्स बन रहा है, तो कौन सा एंजाइम यूज हो जाएगा, आइसोमरेज। आइसोमरेज। आ गया इतना समझ में, क्लियर। लिखो, इसके बाद का स्टेप हम लोग को भर भर करके लिखना है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसेस है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, 2-3 बार बोलोगे रट्टा हो जाएगा, नहीं तो फिर भाई घर में बैठ करके उसको जितना भी याद करोगे वो दिमाग में आएगा ही नहीं, बोलते जाओ, नाम को जब तक बोलोगे नहीं याद होगा नहीं। ट्रिक्स मैंने तुमको बता दिया है, समझने वाली बात है, 1-2 बार पहले इसको रीडिंग मार लोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली नेमिंग हम लोग कर कैसे रहे, फिर अपने से नेमिंग कर डालोगे। आज ये क्लास खत्म होने के बाद खुद से ये साइकिल बनाओगे पूरा पूरा, बिना देखे, बिना देखे क्या, तब तक बनाओगे जब तक देखने का रिक्वायरमेंट ना हो। क्लियर। जब छूट जाएगा तो भाई देख करके उसको उतारोगे वहां पे,
तब तक इसको बनाओ जब तक कि देखने का रिक्वायरमेंट ना हो, तो तुम्हारा ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 3PgAl से यहां से ये बनाएगा क्या चीज, 13BPGA, 13BPGA। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, ध्यान देना। ये ग्लिसरैल्डिहाइड था, ग्लिसरैल्डिहाइड से जब ग्लिसरिक एसिड बनाएगा तो इस केस में इसका होता है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड से ये बन रहा है क्या चीज, एल्डिहाइड से बन रहा है एसिड, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड, मतलब कि एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, तो एल्डिहाइड से जब ये एसिड बनाता है तो यहां पे होता है ऑक्सीडेशन। पहले रुको, लिखो मत, देखो लंबा स्टेप है, बहुत सारी चीज यूज होना है, पहले सुनो समझो फिर लिखना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या होगा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये तो रिवर्सिबल है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अब पकड़ेगा कौन, यहां पे आएगा तुम्हारा पहला कोएंजाइम। तो कोएंजाइम यहां पे कौन सा आने वाला रहेगा, NAD+, NAD+। अब बाजू में इसका H2 भी घूम रहा होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ये तोड़ेगा, किसको यूज करते हुए, इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आएगा क्या, NADH+H+। तो H+ रिलीज हो गया। H+ रिलीज जो हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। इसी को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहां से तुम्हारा NAD टूटा, NAD टूट करके NADH और H+ बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया हुआ था उसको इसने गेन किया हुआ था। अब ध्यान देना, यहां पे भी क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ है। और ध्यान दो, फॉस्फोराइलेशन हम लोगों ने दो टाइप से देखा था, एनर्जी का, सॉरी एटीपी का जो सिंथेसाइज है वो अगर NADH से होता है या FADH से होता है, तब के केस में उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बने, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे लिखो, ये जो प्रोसेस है इसकी कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर। यहां पे जो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब NADH का फॉर्मेशन हुआ है, NADH के फॉर्मेशन के लिए जिस एंजाइम का यूज किया जाएगा, जिस एंजाइम का यूज किया जाएगा, ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड लिखो। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज लिखना, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। नाम क्या आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसका और भी नाम होता है, अभी उसको भी बताऊंगा। इसको हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फो लिखते हैं, 3 फॉस्फेट भी लिखते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी लिखते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसी से आ जाएगा। और डिहाइड्रोजिनेज क्यों हुआ है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके लिए एंजाइम, लिखो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा NAD, NAD बनाएगा NAD। यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, NAD का यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका यहां पे क्या होगा, रिडक्शन। ये भी दिमाग में बिठा कर, प्रोसेस में यहां से यहां आने में ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो उसको NAD+ पकड़ेगा, NAD+ पकड़ेगा तो उसका क्या होगा वहां पे, रिडक्शन, क्योंकि वो गेन किया है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर। चिपकाओ चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जल्दी। अब छोटे छोटे हैं, यही थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, ठीक है, जल्दी करो जल्दी। डन, वेरी गुड। चलो 13BPGA तक पहुंच गए। अब 13BPGA से तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये हो जाएगा 3PGA।
यहां से ये क्या आ जाएगा 3 PGA। अब यहां पे 3 PGA जो आया हुआ है, 3 PGA जाहिर सी बात है बिस फॉस्फेट था, ठीक है, सॉरी, हाँ, दो दो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप थे। अब दो फॉस्फेट ग्रुप में से किसमें चेंज हो गया, बीपीजीए था ना भाई, पीपीजीए लिख दिए हैं, वेट वेट, ये बीपीजीए है, बीपीजीए, क्लियर। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है, रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगा, जाहिर सी बात है, एडीपी जो रहेगा वो एडीपी प्लस आईपी, ये बनाएंगे क्या, एटीपी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया तुम्हारा, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ध्यान देना, एटीपी सिंथेसाइज हुआ है वो भी डायरेक्ट, तो इस वाले फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पे ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल। यहां पे भी फॉस्फोराइलेशन हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा सबस्ट्रेट लेवल नहीं है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NADH बनता है या FADH2 बनेगा, और सबस्ट्रेट लेवल में डायरेक्ट एटीपी बनेगा। देख रहे हो, डायरेक्ट एटीपी बन गया, क्लियर क्लियर। चलो अब 3 PGA तक हो गया, 3 PGA। अच्छा, एंजाइम नहीं लिखा है, एंजाइम 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 इंपॉर्टेंट, एंजाइम ध्यान दो। एटीपी फॉर्म हुआ है तो क्या होगा, काइनेज, तो काइनेज का काइनेज लिखेंगे भाई, और फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है, प्रोडक्ट का। यहां पे ये ग्लिसरिक एसिड है, तो ग्लिसरिक एसिड को हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्लिसरेट, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फो ना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब क्लियर हो रहा होगा, यहां पे एटीपी फॉर्म हुआ है तो नेमिंग हम लोगों ने ग्लिसरिक एसिड के जैसे लिया हुआ है, क्लियर क्लियर। तो यहां पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्लियर, फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट भी बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड को एसिटेट भी बोलते हैं, एसिटेट, ठीक है, क्लियर। चलो तो इतने को लिखो भाई जल्दी, फिर नेक्स्ट पेज पे बाकी जो 3 स्टेप्स बचे हुए हैं, 2 स्टेप्स बचे हुए हैं, उसको खत्म करेंगे। फिर 3 PGA से 2 PGA बनेगा, 2 PGA से पैप, पैप से बनेगा पायरुविक एसिड। जल्दी 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 नोट डाउन करो स्पीड में, यहीं पे चिपका दे क्या, 3 नहीं भाई, कंजस्टेड हो जाएगा, बढ़िया से मस्त फैला फैला के लिखे हुए हैं। तुम्हारे लिए तो जो भी कॉपी में बन रहा होगा वो बनाओ, फैला फैला के लिखे हुए हैं बढ़िया से, ये समझ में आएगा। कंजस्टेड हो जाएगा, एक ही जगह पे नहीं करते, नेक्स्ट पेज में करेंगे, जल्दी करो। डन, वेरी गुड, नेक्स्ट। यहां पे 3 PGA से 2 PGA बनाओ भाई, पहले लिख लेते हैं पूरा। 3 PGA से ये बनेगा 2 PGA, से ये बनेगा PEP, से ये बनेगा पायरुवेट, क्लियर। अब देखो 3 PGA से जब ये 2 PGA बना हुआ है, ठीक है, 3 PGA से जब ये 2 PGA बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो कोई तुम्हारा एटीपी का यूज, भाई इसमें से तुम्हारा ऐसा क्या हुआ है, म्यूटेशन बोलते हैं इसको, लिखो, ये जो प्रोसेस है यहां से यहां आने का, ये क्या हुआ है, म्यूटेशन, जिसमें कि तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप का सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, पहले 3rd नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ था, अब किस में जुड़ा हुआ है, 2nd नंबर कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन के लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा उसको म्यूटेज बोलेंगे, म्यूटेज, म्यूटेज। पिछले बार बताया था ना भाई 10th में तुमको कि जो भी एंजाइम यूज करते हैं उसमें ए ऐसी चुपचाप चिपका लेना, आप सारे नाम देखो सभी में ए ऐसी चिपका हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ये तुमको 10th क्लास से बताया गया, ठीक है। चलो तो यहां से म्यूटेज हो गया, आप ध्यान देना, 3 PGA से जब ये पीईपी बनाता है तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे जो एंजाइम यूज होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनोलेज, इसको एक तो याद रखे रहना, क्या हो जाएगा यहां से, इनोलेज इनोलेज इनोलेज, रट्टा मारो, रिवर्सिबल है ना। एक सेकंड भाई, ठीक है, अगर अनस्टेबल हो जाए तो 2-4 सेकंड के लिए वेट कर लो, स्क्रीन क्लियर होने दो फिर लिखना, क्योंकि मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, हो गया होगा स्टेबल, हो गया होगा, हाँ क्लियर है, चलो
ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या एंजाइम यूज किए हुए हम लोगों ने, इनोलेज। इनोलेज जो रहता है बेसिकली यहाँ पे इसको यूज किया जाता है वाटर को रिमूव करवाने के लिए, जो H2O रहता है उसको रिमूव करवाने के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा एक लिख सकते हो भाई, रिमूव H2O भी हुआ है, H2O हुआ है, और H2O के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इसको लिखेंगे डिहाइड्रेशन, इसको क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी स्टेप बचा हुआ है, रिवर्सिबल है नहीं। पीईपी से ये बन रहा है भाई पायरुवेट, पीईपी से क्या बन रहा है, पायरुवेट। ठीक है, इनोलेज 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 इनोलेज, ये था ना, ये क्या था, इनॉल पायरुवेट था, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। तो इनोलेज जो है ये इनॉल बनाने के लिए, इनॉल इनॉल ग्रुप। ठीक है, इनॉल ग्रुप, तो इसीलिए इसमें हम लोगों ने एंजाइम यूज किया हुआ है इनोलेज। भाई नाम के हिसाब से तुम्हारे एंजाइम्स वैसे भी याद हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा करके उसको याद करने की कोशिश करो तब के केस में। पीईपी जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा नया एक और एटीपी। भाई पीईपी मतलब फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें तुमको फॉस्फेट दिखा क्या, ये पायरुविक एसिड है, इसका मतलब फॉस्फेट यहाँ से और रिलीज हुआ है। तो एडीपी जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके ये बनाएगा भाई एटीपी। ये हो गया, बन गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी जो तुम्हारा क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल। डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, साथ ही साथ एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, तो काइनेज भी यूज होगा। तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से नाम, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाएगा पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज हो गया भाई तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस। देख रहे हो कितना लेंथी था, और कितने सारे बुक्स में तुम्हारा कुछ दिया है क्या, डायग्राम खोल के देखो तो इसका आधा चीज नहीं दिया है, सारे के सारे एरो बना करके सारा कुछ लिख दिया हुआ है। अभी स्कूल का एग्जाम तो निकाल लो, आने वाले कॉम्पिटिटिव कैसे करोगे। ठीक है, क्लियर। तो इतने एंजाइम, इतने प्रोडक्ट्स, इतने प्रोसेसेस तुमको याद रखने हैं। जल्दी इसको लिखो, एक बार रिपीट करवाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस जो रहेगा इसको कंटिन्यू करेंगे कि पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड जो है तुम्हारा क्या फॉर्म करने वाला होगा। डन, वेरी गुड। अब देखो एक बार रिपीट करवाते हैं पूरा, फिर चलेंगे हम लोग आगे अपने पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। चलो भाई देखो, अब ध्यान से एक बार पहले फिर से रिपीट करवा रहे हैं। सबसे पहले में तुम्हारा दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो रहेगा इसको ब्रेक डाउन अगर करवाना है, ग्लूकोज अच्छा चलो पूरा डिटेल ही करवाते हैं। ग्लूकोज जो है इसको बोलते हैं हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर जो रहेगा इसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के केस में सबस्ट्रेट के साथ में काइनेज जोड़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज नया प्रोडक्ट बन करके आएगा, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तुम्हारा एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एटीपी को वहां से तोड़ा हुआ था। जैसे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, यहाँ से इसका आइसोमर बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसके लिए तुम्हारा आइसोमराइजेशन का प्रोसेस चलेगा, और जो एंजाइम यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ठीक है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। इसके बाद फिर जो तुम्हारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आया हुआ है, ये तुम्हारा बिस फॉस्फेट बनाएगा। बिस फॉस्फेट बनाएगा तो एक एटीपी और तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वहां से हम लोग एक इसमें क्या ला पाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप, और तब जाकर के बनेगा तुम्हारा बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट बनने के बाद इसके बाद जो एंजाइम यूज हो जाएगा वो तुम्हारा एल्डोलेज। एल्डोलेज रटो रटो एल्डोलेज। एल्डोलेज एल्डोलेज तुम्हारा इसको दो पार्ट्स में तोड़ने वाला रहेगा, एक डीएचएपी और एक 3पीजीएल। डीएचएपी और 3पीजीएल, डीएचएपी और 3पीजीएल को ट्रायोज फॉस्फेट बोलते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट लिख लो बाजू में, नहीं लिखे वहां पे। यहां पे क्या क्या हो जाएगा, ये डीएचएपी एंड क्या है 3पीजीएल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट, इसीलिए इसमें जोड़े फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। डीएचएपी और 3पीजीएल को क्या बोला जाता है, यहां पे ट्रायोज फॉस्फेट बोला जाता है। ट्रायोज फॉस्फेट, इसीलिए यहां पे हम लोगों ने फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से 3पीजीएल, 3पीजीएल मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड है, नाम एक तो इसमें से लिख सकते हो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, या फिर इसी का नाम हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड
थ्री फॉस्फो, 3 नंबर अगर जोड़ना चाहो तो 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस, दोनों 100% सही नाम है, दोनों में से कुछ भी लिखो, नंबर बेसिकली दिमाग से उतर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर वाले को लिखा ही नहीं है। बाकी ये हो या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट ये वाले प्रोसेस, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उसको पकड़ेगा एनएडी, एनएडी बनाएगा एनएडीएच, एनएडीएच जब बनाता है तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्योंकि इस प्रोडक्ट में एनएडीएच बना हुआ है तो ये भी तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन है, और क्योंकि एनएडीएच वाले फॉस्फोराइलेशन हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्लियर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से 13BPGA, 13BPGA बनाने के लिए यहां पे तुम्हारा जो एंजाइम 13BPGA बन गया, इसके बनने के बाद फिर 3PGA के लिए इसमें करना क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है, तो फॉस्फेट ग्रुप हटेगा, एटीपी बनेगा, एटीपी जब बनेगा तो काइनेज के साथ में प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ग्लिसरिक एसिड। क्लियर, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो एटीपी बना हुआ है ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बना हुआ है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। नेक्स्ट 3PGA, 3PGA से 2PGA बनाएगा तो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होगा तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा, म्यूटेज, म्यूटेज, ठीक है, म्यूटेज, म्यूटेज आने के बाद फिर 2PGA से क्या बनाएगा, पीईपी, पीईपी जब बनाएगा तो पीईपी में तुम्हारा इनोलेज, इनोलेज क्योंकि इनॉल बनाया जा रहा है, इनॉल, और साथ ही साथ में H2O का रिमूवल होता है तो डिहाइड्रेशन भी होगा, इनॉल, पीईपी बनने के बाद वहां से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनाने के लिए तुम्हारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। आ गया समझ में पूरा? नेमिंग के तुमको ट्रिक बता दिए थे, एक दो बार खुद से लिख लोगे कॉपी में, पूरा रटा जाएगा भाई, तुम्हारे आजू बाजू वाले पागल हो जाएंगे कि इतना साइकिल में इतने सारे जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो बुक में तुम्हारा दिया भी नहीं है, वो सब चीज कैसे याद हो गया? 2-3 बार बस कॉपी में लिख लो बिना देखे, उसके बाद फिर तुम्हारा आराम से 10 स्टेप्स याद हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब यहां पे बन करके आ गया पायरुवेट, पायरुवेट। अब पायरुवेट आगे कहां जाएगा देखो ध्यान से, देखो इसको क्या लिखेंगे, अच्छा वो लिखो फेट ऑफ पायरुवेट, लिखो फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट बोलने का मतलब पायरुविक एसिड के साथ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पायरुवेट जैसे है, पायरुवेट के पास दो सिचुएशन आएगा, या तो पायरुवेट के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो या तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इफ O2 प्रेजेंट, O2 प्रेजेंट है तो ये क्या कराएगा, ये कराएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर O2 एब्सेंट है तब के केस में पायरुवेट क्या बनाएगा, ये तुम्हारा यहां पे चालू हो जाएगा क्या चीज, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में गया हुआ है तो इसके तुम्हारे दो आगे के और प्रोसेसेस होने वाले हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पहले नंबर पे इस पे चलेगा लिंक रिएक्शन, आज लिंक को खत्म करेंगे, क्रेब्स साइकिल जो है या टीसीए साइकिल जो है मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लिंक रिएक्शन पहले नंबर का रिएक्शन। दूसरे नंबर पे इस पे चलेगा भाई तुम्हारा टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी नाम ना लिखो, मैं पूरा लिखवाऊंगा आगे में, एक ही जगह पे कितना नाम याद करोगे। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो टीसीए साइकिल, इसी को बोलेंगे क्रेब साइकिल। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज कंप्लीट करेंगे लिंक रिएक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट बोलने का मतलब पायरुविक एसिड के पास अब तुम्हारे दो ऑप्शन है, अगर उसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है तब के केस में वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारे दो रिएक्शन, एक हो जाएगा लिंक रिएक्शन और एक हो जाएगा यहां से क्रेब साइकिल। एक चीज और तुम दिमाग से उतार चुके रहोगे, फिर मैं बता देता हूं। ऊपर का जितना स्टेप्स था और ये जितना स्टेप्स इधर नीचे में आया हुआ है, ये तुम्हारा कौन सा है, एनर्जी रिलीजिंग फेज, मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉरी एनर्जी सिंथेसाइज फेज।
ठीक है, एनर्जी सिंथेसाइज फेज या इसी को बोलते हैं पे ऑफ फेज। लिखो, एनर्जी सिंथेसाइज फेज, या इसी को बोलते हैं पे ऑफ फेज और पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। क्लियर? चलो भाई देखो, यहां पे एक चीज और लिखना, टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल जो है, इसका जो तुम्हारा सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला तुम्हारा मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा इसका? सबस्ट्रेट लिखो, यहीं पे लिखो, तब तब पता चलेगा भाई कि क्या जो ये हम लोगों ने लिंक रिएक्शन चलाया क्यों चलाया है। सबस्ट्रेट, इसका सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको COA ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर हम लोग को क्रेब साइकिल चलाना है तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, और हमारे पास अभी बना क्या हुआ है? पायरुवेट। पायरुवेट से अब हम लोग को बनाना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट से क्या बनाना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पहले नंबर का रिएक्शन लिखो यहां पे, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में तुम्हारा बनेगा क्या? पायरुवेट से, अच्छा ऊपर नीचे करके लिख दे, क्योंकि सारा ऊपर नीचे लिख रहा है तो तुम्हारे लिए सही बैठेगा वो। पायरुवेट से ये बनाएगा यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, पूरा नाम भी लिख देता हूं, इसको बोलेंगे एसिटाइल और इसको बोलते हैं कोएंजाइम, और ए का ए चिपका देना, कोएंजाइम ए, पूरा लिख देता हूं, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो होता क्या क्या है? पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है तुम्हारा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, एक कार्बन निकला, और जब भी कार्बन बाहर निकलेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा, तो यहां से बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का रिमूवल हो गया, तो CO2 का रिमूवल को क्या बोलता है? डीकार्बोक्सिलेशन। लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन। तो CO2 का रिमूवल हो गया, और साथ ही साथ में क्योंकि यहां पे हम लोग अभी तक कोएंजाइम ए को जोड़े नहीं है, तो यहां पे एडिशन होता है किसका? कोएंजाइम ए का। इसका क्या हो रहा है? एडिशन। ठीक है, बस ये हो जाएगा भाई तुम्हारा इसके लिए प्रोसेस। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताएंगे और फिर आगे इसको खत्म करेंगे। जल्दी करो। अच्छा NAD, हाँ भाई NAD भी बनेगा यहाँ पे ये NAD जो है ये टूटेगा, मतलब NAD जो है, NAD प्लस जो है ये तुम्हारा NADH बनाएगा, NADH, ये दिमाग से उतर रहा था NADH। ठीक है, NADH लिखो लिखो लिखो, NAD प्लस से ये बनाएगा NADH, मतलब एक फॉस्फोराइलेशन तुम्हारा यहाँ पे भी चला हुआ है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और NAD से NADH बनता है, तो यहां पे तुम्हारा होता क्या है? एक तो डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा, और भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये NADH बनाएगा। जो प्रोसेस ऊपर में लिखे थे सेम वही है भाई, सीधा सीधा। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो NAD का रिडक्शन होगा, NAD का रिडक्शन होगा तो NADH बनाएगा, और यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगा। ये हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकला कि नहीं निकला? अब ऐसे समझो, ये है NAD प्लस, इसके पास में आएगा H2, इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको तोड़ेगा तो ये बना लेगा NADH, और एक जो H प्लस रहेगा ये तुम्हारा बाहर निकलेगा। वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर? वही लिखे हुए हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों का आज के प्रोसेस में कहां तक पहुंच गए हम लोग? एसिटाइल कोएंजाइम ए तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्लास में, कल तुम्हारा क्लास ऑफ है, ठीक है, कल क्लास ऑफ है, हो सकता है बायो का क्लास हो, तो अगर बायो का क्लास होगा तो फिर मैं तुमको उसको अपडेट कर दूंगा शाम के टाइम पे, ठीक है, बाकी चांसेस बहुत कम है। तो कल अगर बायो का क्लास नहीं होगा तो फिर परसों में करने वाले रहेंगे, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को फिर हम लोग चालू करेंगे क्रेब साइकिल। देखो साइकिल वाले जो पार्ट है इसको मैं एक एक क्लास में एक एक को निपटाऊंगा,
क्लियर, एक एक पार्ट में, क्योंकि ये एक तुम्हारा लेंथी साइकिल था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा 2 दिन में खींचा हुआ है, क्योंकि नाम और एंजाइम्स को मेरे को साथ में निपटाना था। अब आगे के जो साइकिल्स रहेंगे वो तुम्हारे वैसे ही है जैसे पिछले वाले साइकिल्स हम लोगों ने देखे, छोटे छोटे हैं भाई, बहुत ज्यादा है नहीं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया रहेगा। इतने में से अगर किसी को किसी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो, फिर सेशन एंड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही देखना है, क्योंकि इसके बाद क्रैप साइकिल चालू करवाना है, और मैं इसको 5-7 मिनट क्लास करके उसको छोड़ना नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है, मैं अगर क्रैप साइकिल स्टार्ट करूंगा तो आधे में फिर तुमको पंचर पंचर फील होना चालू हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि भाई उसमें भी तुमको नया एलिमेंट कुछ नहीं है। अब के जो आने वाले तुम्हारे साइकिल्स हैं वो पुराने एलिमेंट्स को यूज करके करने हैं, लेकिन साइकिल का प्रोसेस तुमको याद रहना चाहिए, किसके बाद कौन आ रहा है। नाम तो बस इतने ही तुमको यूज करने हैं, एक आध दो नाम बस आगे में आएगा, बाकी इतने ही नाम तुमको यूज करने हैं। और एक चीज और, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लिंक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये लिंक रिएक्शन का साइट लिख लो भाई, भूल जा रहे थे साइट। इसका जो साइट रहता है ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना, ये जैसे मान लो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद जो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट एंटर करेगा कहां पे, मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स भाई, लिखे हैं हम लोगों ने सेल चैप्टर में, इसको क्या बोलते हैं, खाली जगह अंदर के खाली स्पेस को मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पायरुवेट, ये हो जाएगा लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन चलेगा। लिंक रिएक्शन होने के बाद फिर यहाँ यहीं पे कहां पे, मैट्रिक्स में कौन सा रिएक्शन चलेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल। क्लियर, अच्छा क्लियर, नो डाउट, वेरी गुड। तो इतने में से तुम्हारा ये टॉपिक जो है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास परसों होने वाला रहेगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो आज के लिए इतना ही था, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम लोग 1 दिन के बाद।